तो आप सभी के बीच हम लेके आ गए हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का शुरू से एकदम जीरो से शुरू करेंगे। हम लोग जीरो से शुरू करेंगे इस चैप्टर को और पूरा जितना भी बेसिक है सभी को अच्छे से कवर करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बढ़ते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को और चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो आता है, पहला पॉइंट जो आता है वो आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है? तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम देखें तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को या उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो बहुत ही आसान भाषा में है, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे और समझेंगे कि वह पदार्थ जो अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुणधर्म वाले एक नए पदार्थ या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया। तो हम इसका परिभाषा की तरफ चलते हैं, देखेंगे इसमें परिभाषा में वह पदार्थ जो अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट देखेंगे हम परिभाषा लिखे हैं कि वह पदार्थ जो अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुणधर्म वाले यानी कि अलग गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कहने का मतलब है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, है ना। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में कुछ घटक होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के घटक को हम देखेंगे तो घटक दो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। एक घटक होता है अभिकारक और दूसरा घटक होता है उत्पाद। ठीक है, इस दोनों के सहयोग से रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के घटक में स्टार में बना लीजिएगा रासायनिक अभिक्रिया के घटक। तो पहला होता है अभिकारक जिसको रिएक्टेंट कहते हैं हम लोग, और दूसरा होता है प्रतिफल। क्या होता है? प्रतिफल, या इसको हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट हो गया प्रतिफल,
इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्ट। तो इस दोनों को हम समझेंगे कि प्रतिफल और अभिकारक कहते किसको है, जो रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मेरा पहला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, पहला पॉइंट आ जाएगा अभिकारक। क्या आ जाएगा? अभिकारक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं इसको? रिएक्टेंट। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका परिभाषा किस प्रकार होगा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं। दूसरा हमारा परिभाषा क्या बन जाएगा? दूसरा परिभाषा बन जाएगा प्रतिफल का। दूसरा क्या हो जाएगा? प्रतिफल, या इसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ये आप सभी याद रखेंगे। तो हम अभिकारक का परिभाषा क्या लिखे हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम अभिकारक बोलेंगे, और उसके फलस्वरूप, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद, है ना। तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ का निर्माण होता है, जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे में मान लीजिए एग्जाम्पल हम अगर दे दें, Mg प्लस का O2 ये बनता है MgO, और दूसरा दे दें हम H2 प्लस का Cl2 ये बन जाता है HCl। तो आप यहां पर देखेंगे हमने दो एग्जाम्पल लिया है, पहला Mg प्लस का O2 MgO और दूसरा है H2Cl2 ये बनाता है HCl। अब यहां पर देखेंगे कि जो पदार्थ, यहां पर देखिएगा सबसे पहली बात कि हम दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर असंतुलित, अगर हम इस समीकरण के अकॉर्डिंग देखें समीकरण में तो ये असंतुलित है। तो इसमें क्या करना है, यहां पर हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से, और Mg में भी 2 से, यहाँ पे 2HCl कर देना है। बात हमारा बराबर हो जाएगा और दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको याद कर रखना है कि जो H2 और Cl2 है ये है आपका अभिकारक। क्या है ये? आपका क्या है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका अभिकारक है, और जो बना है ये पूरा क्या है आपका? ये पूरा क्या है? उत्पाद, ठीक है, या इसको हम कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं? प्रतिफल। तो ये होता है बाबू अभिकारक और उत्पाद। दो एग्जाम्पल आपके सामने है ना। अभिकारक में हम क्या लिखे हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता को लोग देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता है उसमें है गैस की उत्पत्ति। रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता क्या है? गैस की उत्पत्ति। एग्जाम्पल में दिया गया कि दानेदार दस्तक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो जो गैस उत्पत्ति है उसमें जब दानेदार जस्ता को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो ये एक प्रकार की विशेषता है रासायनिक अभिक्रिया की, गैस उत्पत्ति। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो में बने रहेंगे। दूसरा बोला है अवक्षेप का बनना। दूसरा विशेषता क्या है? अवक्षेप का बनना। तो आप सभी यहाँ पे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल में क्या कहता है कि बैरियम है ना, बैरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तरु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर, बैरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तरु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बैरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। बैरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। ये विशेषता नंबर 2 है, अवक्षेप का बनना। यानी रासायनिक अभिक्रिया की दूसरी विशेषता क्या हो गई? अवक्षेप का बनना, जिसमें बैरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम तरु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं तो वो हमारा सफेद है ना, क्या बोला, बैरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनाता है। तीसरा क्या है? तीसरा है रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या है? रंग में परिवर्तन। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे बोला है आपका कि पोटेशियम पारामैग्नेट के बैगनी, पोटेशियम पारामैग्नेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके है ना नींबू का रस, पारा क्या बोला, पोटेशियम पारामैग्नेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का रंग धीरे धीरे क्या होता है? गायब होने लगता है। मतलब रंग में परिवर्तन आता है। जो पहले बैगनी रंग का था उसमें जब हम नींबू का रस निचोड़ते हैं तो जो बैगनी रंग होता है विलयन का वो गायब होने लगता है और किसी और रंग में परिवर्तित होने लगता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो रंग में परिवर्तन है ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। अगर देखेंगे हम लोग ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन करके भी रासायनिक अभिक्रिया को संपूर्ण किया जा सकता है। तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे क्या बोला, जैसे में कि यदि काली चूना के एक ढेरे पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप देखे होंगे कि जब एक काली चूना का एक ढेरे पर जब हम जल को गिराते हैं तो जो जल से वाष्प उत्पन्न होता है यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है वो काफी अधिक मात्रा में होता है, बहुत अधिक मात्रा में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ताप में परिवर्तन है ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये चीज आपको याद रखेंगे। इसके नोट में हम लिखे हैं कि जिसमें नोट में क्या लिखा है, ताप में परिवर्तन के संदर्भ में दो पॉइंट लिखे हैं, आप सभी जरूर याद रखेंगे। और ये पॉइंट बहुत ही आया है बाबू ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर का क्वेश्चन जब पूछता है, खास करके जब ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो यही सबसे पॉइंट उठाता है थ्योरी से और हम सब उस चीज को पढ़ते नहीं है। तो आप सभी जरूर ध्यान देंगे नोट में क्या है कि जिस अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत अधिक होता है, क्या बोला है कि जिस अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत अधिक हो जाता है ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण होती है, यानी सॉरी ऊष्माक्षेपी होती है। ऐसी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी है। मतलब कहने की मतलब आप सबको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद यानी प्रतिफल का निर्माण होता है, लेकिन क्या बोला है कि जिस अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत अधिक होता है उस अभिक्रिया में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है उसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है। तो इसको कहते हैं ऐसी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ से आपको एक डेफिनेशन भी मिल गया होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्पन्न होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। सेकंड पॉइंट में नोट में क्या बोला है कि जिस प्रणाली का स्पर्श करने के बाद, यानी जिस प्रणाली को स्पर्श करने पर ठंडा महसूस हो, क्या हो? ठंडा महसूस हो, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाता है? ऊष्माशोषी। जिसमें बिल्कुल भी ऊष्मा नहीं हो, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, यानी कि अवशोष होता हो। रासायनिक अभिक्रिया की 5वीं विशेषता क्या है? 5वीं विशेषता है हमारे यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन। क्या है? अवस्था में परिवर्तन। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल आप सभी देखेंगे कि मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं होकर जलता है। आप इसमें बोला कि मोमबत्ती को जलने पर ठोस मात्रा में
द्रव और गैस परिवर्तित होते हैं, यानी कि मोमबत्ती मोम में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और द्रव में जल में परिवर्तित हो जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट ये याद रखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की हमने 5 विशेषता पढ़ी है। पहली विशेषता क्या है आपका, गैस की उत्पत्ति। दूसरी विशेषता है अवक्षेप का बनना। तीसरी विशेषता क्या है, रंग में परिवर्तन। और चौथी विशेषता है ताप में परिवर्तन। और पांचवी विशेषता है अवस्था में परिवर्तन। तो आप सभी स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, और उसके बाद हम देखे हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है और कितनी विशेषता है। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी पॉइंट्स को जरूर कर लेंगे। मंजिल बैच में आप सभी का वेलकम है। और आप सभी स्टूडेंट डेली के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी पॉइंट्स को जरूर कवर करेंगे। आप अगर शुरू से पढ़ रहे हैं तो 0 से पढ़िए और 0 से हीरो बनाने की गारंटी मेरी है।